नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं अमित भगत पाई इंग्लिश क्लासरूम से आपके सामने। दोस्तों, कल हमने जो कवर किया था अपना जो नाउन टॉपिक हमने कवर किया था, आज उससे आगे हम बढ़ेंगे। उससे आगे आज हमारा होगा कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन आज हमें करने हैं अपने कवर। तो चलिए आज हम सबसे पहले जो कवर करते हैं अपना, सबसे पहले जो हम सीखने की कोशिश करते हैं, अपना कलेक्टिव नाउन। तो हेडिंग डाल लेंगे आप कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन लिख लेंगे अपने कॉपी पे, नोटबुक पे नोटिस कर लीजिएगा। कलेक्टिव नाउन आज हम सीख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन होता क्या है, कलेक्टिव नाउन किसको हम कहते हैं। तो बच्चों जरा थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, शुभम बेटा जरा अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत आइडिया कलेक्टिव नाउन के बारे में हो तो आप बताइए। जी हाँ जी, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग। तो आप मेरी बात से समझ पाए कुछ? कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग। तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा, एक टीचर है हमारे पास और एक हमारे पास इंजीनियर हैं और एक हमारे पास लॉयर हैं। अगर हम इनका कलेक्शन बना लें तो क्या वो कलेक्टिव नाउन होगा? अगर इनका एक कलेक्शन बनाए, इकट्ठे हो जाएं, ग्रुप में आ जाएं, तो क्या एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा? नहीं, ये कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। क्यों? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग, एक सी चीज़ों का एक कलेक्शन। जैसे अगर किसी ग्रुप में अगर हमने कोई ग्रुप रखा, तो जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा जूरी क्या होता है? जूरी एक कलेक्टिव नाउन है। आपको पता है जूरी एक क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अब ये जूरी क्यों है? जूरी में होता क्या है वास्तव में? जूरी में क्या होता है? सारे जो होते हैं जज होते हैं। क्या होते हैं? जजेस। क्या होते हैं? जजेस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग। अगर कलेक्शन है तो वो सभी एक जैसी चीजों का होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो इसको नोटिस कर लीजिए, कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स। नोटिस कर लीजिए बच्चों, कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स। जी हाँ, कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग। जैसे आपने देखा फैमिली को हम फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि फैमिली में सारे के सारे क्या होते हैं? फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जिनमें अपना ब्लड रिलेशन होता है। तो उनको हम क्या कहते हैं? एक फैमिली कह देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल में देता हूँ। जैसे आप एक मिस्टर शर्मा, एक मिस्टर वर्मा है, एक मिस्टर गुप्ता है और एक मिस्टर गुप्ता का बेटा है और मिस्टर गुप्ता की भांजी है। वो सब एक साथ रहते हैं। वो सब क्या रहते हैं? एक साथ रहते हैं। तो क्या आप उसे एक फैमिली कह सकते हो? आप उसे फैमिली नहीं कह सकते। तो फैमिली किसको कहते हैं हम? फैमिली कहते हैं हम एक ऐसी ग्रुप को हम फैमिली कहते हैं, कलेक्शन हम फैमिली कहते हैं, जिसमें सभी ऐसे मेंबर्स रहते हैं जिनके अंदर अपना ब्लड रिलेशन होता है। क्या होता है? ब्लड रिलेशन होता है। जो आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ब्लड रिलेशन कहते हैं। और वही हमारा क्या होता है? मिलके एक कलेक्टिव नाउन बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। जैसे आपका क्लास होता है, क्लास भी एक कलेक्टिव नाउन है ना। तो क्लास को हम कलेक्टिव नाउन क्यों कहते हैं? क्लास को हम कलेक्टिव नाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि उस क्लास के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टूडेंट्स। अब उसमें सारे स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए उसको एक साथ मिलकर क्या बना दिया हमने? कलेक्टिव नाउन बना दिया। मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेयर बैठा है, एक स्टूडेंट बैठा है और एक आप ये मान लीजिए कि एक प्लेयर हो गया, स्टूडेंट हो गया और उसके अलावा एक कहीं कोई बच्चा है जो कहीं का वर्क करता है, मींस कोई ऐसे ही कुछ बैठा हुआ है। तो क्या वो एक साथ बैठ के क्लास हो जाएगा? नहीं, एक साथ बैठ के क्लास नहीं हो पाएगा। वो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब सारे छात्र एक साथ बैठते हैं, तो क्योंकि वो सिमिलर हैं, सारे के सारे क्या है? छात्र हैं। तो जब वो सारे के सारे छात्र हैं तो हम उनको क्या कहेंगे? उनको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, और जिसका नाम हमने रखा है क्लास। क्या रखा है? क्लास। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? चलिए अब हम कलेक्टिव नाउन के बारे में कोई बातें सीखते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे एग्जाम पर इफेक्ट करती हैं। हम कलेक्टिव नाउन के साथ क्या व्यवहार करते हैं या कलेक्टिव नाउन हमारे साथ क्या व्यवहार करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आपके सामने है कि जो कलेक्टिव नाउन होता है, ये जो
कलेक्टिव नाउन होता है तो कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कभी कभी आ जाता है और आपको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि कभी कोई टीचर आपसे ये कह दे कि कलेक्टिव नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं या कलेक्टिव नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कलेक्टिव नाउन के साथ में हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का करेंगे या प्लूरल का करेंगे, या दोनों में से कोई भी वर्ब इसके साथ में प्रयोग कर ली जा सकती है। तो आप मुझे सोच के बताइए कि कलेक्टिव नाउन के साथ में कौन सी वर्ब का हम प्रयोग करेंगे और वो किस कंडीशन में करेंगे, हम ये भी सीखेंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल और मैं बात करता हूँ कि कलेक्टिव नाउन के साथ में हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। तो बच्चों आपको थोड़ा बहुत आइडिया है इस संबंध में। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं, बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा जूरी। जूरी तो आप जानते हैं ना क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था जूरी। जूरी यहां पर मैंने लिखा और मैं लिखा जूरी हैव टेकन द डिसीजन। जूरी हैज टेकन द डिसीजन। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा और एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं jury have divided into their या its opinion। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। अब दो सेंटेंस आपके सामने हैं, मैं यहां पर भी हैज लिख देता हूं और यहां पर भी मैं हैज लिख देता हूं। अब आपको बताना है कि यहां पर दोनों में से क्या आना चाहिए। देखो पहला सेंटेंस जूरी हैज या हैव टेकन द डिसीजन, जूरी हैज या हैव टेकन द डिसीजन। अब दूसरा सेंटेंस है आपके सामने जूरी हैज या हैव डिवाइडेड इनटू देयर या इट्स ओपिनियन। तो इन दोनों ही सेंटेंस में आपको बताना है कि इसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, या दोनों में से कोई भी वर्ब इसमें यूज कर ली जा सकती है। तो देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ पर देखें पहला जो सेंटेंस है जूरी हैव टेकन द डिसीजन, तो यहाँ पर ये हैव जो है ये गलत हो जाएगा और यहाँ पर हैज का हम यूज करेंगे। और अगर दूसरा सेंटेंस हम देखें जूरी हैव डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियन, तो यहाँ पर हैज गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हैव का। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए कलेक्टिव नाउन, अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन का हम देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह से हमारे सामने आता है। कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह से हमारे सामने आता है, यूनिट के रूप में हमारे सामने आता है। और ये यूनिट होती है, ये किसी ना किसी कंटेंट से मिलकर बनती है। जैसे फैमिली का कंटेंट क्या होता है? फैमिली मेंबर्स। क्या होता है? मेंबर्स होता है। जूरी का कंटेंट क्या होता है? जजेस होता है। क्लास का कंटेंट क्या होता है? स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि क्लास कैसे मिलकर बनती है? स्टूडेंट से मिलकर बनती है। जूरी कैसे मिलकर बनती है? जजेस से मिलकर बनती है। फैमिली किससे मिलकर बनती है? मेंबर से मिलकर बनती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारी एक यूनिट, और यूनिट किस चीज से वो बनी है वो उसका क्या हो जाता है? कंटेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंटेंट हो जाता है। तो देखिए बच्चों, बात यहाँ पर अब आपके समझ में आ जाएगी। जब भी हम सेंटेंस में कोई कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, तो कलेक्टिव नाउन यूज करने के बाद हमें ये ध्यान रखना होता है कि इस कलेक्टिव नाउन में हमने यूनिट का जिक्र किया है, यूनिट का मेंशन किया है, या हमने मेंशन किया है कंटेंट को, या हमने मेंशन किया है कंटेंट को। तो जब हम यूनिट को मेंशन करते हैं, तो यूनिट को मेंशन करने के लिए हमें सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम यूनिट की बात कर रहे हैं, है ना। और जब हम बात करते हैं कंटेंट की, कंटेंट मतलब उसका जो जिससे मिलके वो चीज बनी है, तो इसका मतलब जब हम कंटेंट की बात करेंगे तो कंटेंट का जिक्र करने के लिए हमें प्लूरल वर्ब की जरूरत पड़ती है। काहे की जरूरत पड़ती है बच्चों? प्लूरल वर्ब की। तो बात आपकी समझ में आई। जब हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट की बात करने के लिए हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए होती है, और जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट की बात करने के लिए हमें प्लूरल वर्ब की जरूरत पड़ती है। देखिए जैसे ये सेंटेंस है, अब क्या होता है यूनिट और क्या होता है कंटेंट, ये देख लीजिए। मैंने कहा जूरी हैज टेकन द डिसीजन। अब जूरी ने क्या करा? डिसीजन लिया। देखो जो जूरी होती है ना, उसमें अलग अलग जजेस बैठे होते हैं। 4 बेंच होती है, 4 जज हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने भी जजेस उसमें हो सकते हैं। तो जब किसी भी मान लीजिए कोई आप ये मान लीजिए
अदालत के अंदर कोई फैसला है, कोई केस है जिसका डिसीजन जूरी को लेना है, जिसका डिसीजन जूरी को लेना है। आप एक राम मंदिर का ये फैसला आया था, राम मंदिर का, अयोध्या का, इसी को ले लीजिए, राम मंदिर का फैसला आया। अब फैसला आया तो फैसला जो आया वो किसका आया होगा? क्या यूनिट का आया होगा या कंटेंट का आया होगा? यूनिट का आया होगा या कंटेंट का आया होगा? चलिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। जब कोई भी जूरी अपना कोई डिसीजन सुनाती है, अपना कोई डिसीजन सुनाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो उसके कंटेंट होता है, जजेस होते हैं, उन सबका एक मत हो जाता है। क्या हो जाता है? एक मत हो जाता है ना, एक मत हो जाता है। जब उनका एक मत हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सब मिलके एक डिसीजन तैयार करते हैं और वो डिसीजन उनका एक यूनिट बन जाती है, यूनिट ही उस डिसीजन को सुनाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो आपस में बट गए, दूसरी तरफ अगर जजेस आपस में बट गए, तो बटने का मतलब क्या हो गया? वो एक का अलग कुछ ओपिनियन होगा, दूसरे का अलग ओपिनियन होगा, दो का अलग ओपिनियन होगा। इसका मतलब वो आपस में बट गए। और जब चीजें बट जाती हैं, जब बात अलग अलग हो जाती है, जब वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब वो आपस में बट गए। तो जब आपस में बट जाते हैं तो वहां पर कंटेंट की बात होती है। बटता कौन है? कंटेंट बटता है। और यूनिट होने का मतलब होता है, यूनाइट होने का मतलब होता है कि वो एक जगह जमा हो गए और उनका एक डिसीजन आ गया। तो जब हम यूनिट की बात करते हैं, इसका मतलब एक डिसीजन आया, क्योंकि एक यूनिट हो गया उनका, तो यूनिट ने डिसीजन दिया। और जब वो बट जाते हैं, इसका मतलब जो उसके अंदर कंटेंट है वो आपस में बट गए। और जब कंटेंट बट गए तो वो सिंगुलर नहीं रह जाते, वो फिर क्या हो जाता है? वो प्लूरल हो जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं कंटेंट की, है ना, कंटेंट आपस में बट गया, तो बट कौन सकता है? अब यूनिट थोड़ी बट जाएगी, बटेगा तो कंटेंट ना। तो जब कंटेंट बटेगा तो फैसला भी नहीं आ पाएगा। और जब फैसला आएगा तो वो फैसला कौन लेगा? जब वो एक मत होंगे तो उनकी यूनिट फैसला लेगी। बात आ रही है ना समझ में? तो जब हम बात करते हैं कंटेंट की, तो बहुवचन वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। और जब बात करते हैं हम कहें कि यूनिट की, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसी के साथ मैं आपको दूसरा भी एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ पर लिखा द क्लास is over, the class is over। एक सेंटेंस और मैंने लिखा, the class has या have taken their या its seats। एक सेंटेंस ही लिखा है। अब देखो यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिखे। मैंने कहा द क्लास इज ओवर। अच्छा, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और अगर मैं क्लास को ओवर करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरी क्लास को ही एक साथ छोड़ूंगा ना। तो जब पूरी क्लास को छोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पर यूनिट की बात हो रही है। और जब मैंने कहा कि क्लास ने अपना स्थान ले लिया, क्लास ने अपना स्थान ले लिया, क्लास ने स्थान लिया या क्लास के अंदर जो कंटेंट है, क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उन्होंने अपना स्थान लिया होगा। जाहिर सी बात है कि बच्चों ने ही अपना स्थान लिया होगा। तो जब हम बात कर रहे हैं कि बच्चे मीन्स उस यूनिट का कंटेंट, है ना, तो कंटेंट की अगर हम बात करेंगे तो हमारा प्लूरल वर्ब आएगा, और अगर यूनिट की बात करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा। अब जैसे मैंने कहा क्लास ने अपनी सीट ले ली, तो वहाँ क्लास ने सीट ली होगी या क्लास में जो कंटेंट है उन्होंने सीट ली होगी। आप समझ गए कि जो क्लास के अंदर कंटेंट होता है, सीट तो उन्होंने ली होगी ना। अब क्लास थोड़ी सीट ले लेगी, क्लास कौन है? क्लास तो कोई भी नहीं है, क्लास तो उन कंटेंट से मिलकर बन गई, एक यूनिट हो गई। तो जहां हम बात करते हैं कंटेंट की, वहां प्लूरल वर्ब का यूज होता है, और जहां हम बात करते हैं यूनिट की, वहां सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई ना आपको? तो आप इसको नोटिस कर लीजिए। हाँ, नोटिस कर लीजिए इसको। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है, दोनों ही वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जब यूनिट को मेंशन करते हैं, व्हेन द यूनिट इज मेंशन्ड, जब यूनिट को मेंशन करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। वेरी गुड। पॉइंट नंबर सेकंड, जब कंटेंट का जिक्र होता है, व्हेन द कंटेंट इज मेंशन्ड, व्हेन द कंटेंट इज मेंशन्ड, तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा जो इसी से ही संबंधित है, अगला पॉइंट है इसका, किसी भी आप जो आपका कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन को भी आप प्लूरल या सिंगुलर नहीं बनाते हैं, प्लूरल या सिंगुलर नहीं बनाते हैं, प्लूरल या सिंगुलर नहीं बनाते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, किसी भी कलेक्टिव नाउन को
प्लूरल या सिंगुलर नहीं बनाया जाता है। इसका मतलब इसको फैमिलीज नहीं लिख सकते हम। फैमिलीज लिखने का एक कारण होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा। जूरीज नहीं लिख सकते हैं आप, आर्मीज नहीं लिख सकते हैं आप, पुलिसेज नहीं लिख सकते हैं आप। ये सारे के सारे क्या हैं आपके कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल या सिंगुलर नहीं बना सकते। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको इसका एक और बिंदु की तरफ लेके जाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। उस पॉइंट की तरफ मैं आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, आप मुझे, मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूं, क्या आपने कभी लिखा देखा है फैमिली ऑफ मेंबर्स? लिखा देखा हो तो बताओ। नहीं ना, केवल क्या लिखते हैं? फैमिली। क्या लिखते हैं? फैमिली। यही तो लिखते हैं ना, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं होती, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती ना। ऐसे मैंने आपसे कहा, मैंने लिखा क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या आप कभी इसको लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, केवल क्या लिखते हैं? क्लास। क्या लिखते हैं? क्लास। ऐसा क्यों होता है? अब मैं आपको एक और चीज लिख के बताता हूं। जैसा आपने लिखा बंच, बंच, तो बंच को आप हमेशा क्या लिखते हैं? देखो, BUNCH, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, ये लिखते हैं ना, ये तो लिखते हैं। या केवल आप बंच लिख देते हैं? नहीं, बंच ऑफ कीज लिखते हैं, बंच ऑफ कीज लिखते हैं ना। ऐसे ही मैंने आपसे कहा बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी ऑफ गर्ल्स, आप लिखते हैं ना बेबी ऑफ गर्ल्स, है ना। केवल बेबी तो नहीं लिख पाएंगे आप। केवल अगर मैं कहूँ आप बेबी से लिख लो, बेबी से काम चला लो, तो बेबी तो आप नहीं लिख पाएंगे। क्यों? ये जानते हो आप बेबी क्या होता है? बेबी होता है लेडीज या गर्ल्स का एक ग्रुप, गर्ल्स का या लेडीज का ग्रुप। तो बात समझ में आपको कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम क्या लिखते हैं? फैमिली, ये लिखा जाता है। कभी भी फैमिली ऑफ मेंबर्स नहीं लिखा जाता, फैमिली ऑफ मेंबर्स नहीं लिखा जाता। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स भी नहीं लिखा जाता, केवल क्या लिखते हैं? क्लास लिखते हैं, है ना। जबकि आप केवल बंच नहीं लिख सकते, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? बंच ऑफ कीज। क्यों होता है ऐसा? देखो, दो तरह के शब्द होते हैं हमारे पास इंग्लिश में दो तरह के शब्द होते हैं। एक होता है जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं, जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं, कॉम्पैक्ट कहते हैं जिन्हें, जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं, जिनका अर्थ आप जानते हैं। जैसे मैंने कहा फैमिली, तो फैमिली आप समझ गए कि फैमिली क्या होता है? फैमिली होता है मेंबर्स का एक समूह, जो आप जानते हैं परिवार। क्लास क्या होता है? क्लास होता है छात्रों का एक समूह, छात्रों का एक ग्रुप, क्लास होता है। तो यहाँ पर आपको क्लास और फैमिली से समझ में आ गया कि क्लास और फैमिली क्या होता है। फिर हमें उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती कि ये किस चीज़ की क्लास है, किस चीज़ की फैमिली है, या किस चीज़ की जूरी है। जूरी भी आप जानते हैं, जूरी किसका होता है? जूरी होता है आपका क्या? जजेस का होता है जूरी। तो जूरी में भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जूरी ऑफ जजेस। लेकिन जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाए, जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाए, जैसे मैंने लिखा बंच। अब ये बंच क्या होता है? बंच का मतलब वैसे तो गुच्छा होता है हिंदी में, लेकिन बंच को एक चीज़ का तो नहीं होता ना। बंच तो आपके ग्रेप्स का भी होता है, बंच तो बनाना का होता है, बंच तो कीज का होता है कि नहीं होता? तो जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाए, जहाँ आप कन्फ्यूज़ होने शुरू हो जाएं कि ये बंच किसका है, तो वहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ता है? वहाँ पर आपको इसके साथ ऑफ लिखने के बाद इसको मेंशन करना होता है कि ये बंच है किस चीज़ का, ये बंच है किस चीज़ का। क्यों? समझाने के लिए, सामने वाले को समझाने के लिए। अगर मैं आपसे कह दूं जैसे आई हैव अ बंच, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, सामने वाला जो लिसनर है, जो हमारी बात को सुन रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो कंफ्यूज क्यों हो जाएगा? बंच तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। ऐसे मैंने कहा आई साए बेबी, आई साए बेबी। अब वो बेबी उसने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि बेबी एक ऐसा शब्द है जो अधिकतर लोग यूज़ नहीं करते, अधिकतर लोग इसको नहीं सुनते। तो जैसे आपने बेबी कहा, वो कंफ्यूज हो गया। और इंग्लिश का क्या मतलब होता है? लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम अपने सामने वाले को समझा सकें। अगर हम अपने सामने वाले को अपनी भाषा ही नहीं समझा पा रहे हैं, तो फिर उसको बोलने का फ़ायदा क्या है?
कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे तो फिर बोलने का फ़ायदा क्या है। तो जब कम्युनिकेशन को आसान बनाना होता है, कम्युनिकेशन को आसान बनाना होता है, और जितना आसान कम्युनिकेशन होता है, भाषा हमारी सरल होती है, सामने वाला उतनी ही आसानी से उसको समझ लेता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा बैवी, ऐसा है बैवी, अब बैवी आप समझ ही नहीं पाए तो मेरे बोलने का फ़ायदा क्या हुआ। तो मैं क्या करूँगा, बैवी को समझाने के लिए, बैवी होता क्या है इसको समझाने के लिए मैं यूज़ करूँगा ऑफ, और उसके बाद ये किस चीज़ का ग्रुप होता है, समूह होता है, मैं आपको वो मेंशन कर दूंगा। तो इसलिए क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि कभी कभी ग्रुप के साथ में, कलेक्शन के साथ में, उसके साथ उसका मेंशन दिया होता है, मतलब उसके साथ उसका आप विशेषता कह लीजिए वो किस चीज़ का ग्रुप है ये दिया होता है, लेकिन कभी कभी दिया नहीं होता है। तो आप इस बात को समझ गए ना क्यों ऐसा होता है। जब हम किसी शब्द को नहीं समझ पाते, जब हम किसी शब्द को समझ नहीं पाते, तो हम उसके साथ में वो किस चीज़ का ग्रुप या कलेक्शन है ऑफ के साथ लिख देते हैं, ऑफ के साथ लिख देते हैं। लेकिन जहां हम समझ पाते हैं कि ये किस चीज़ का ग्रुप या कलेक्शन है, वहां हमें फिर ये ऑफ और इसके साथ ये किस चीज़ का कलेक्शन है लिखने की आवश्यकता नहीं होती, और इसी चीज़ पर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, इस चीज़ पर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए क्वेश्चन बनता है जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, मैंने आपके सामने लिखा आई सॉ ए sheaf. I saw a sheaf of stone. I saw a sheaf of stone in the ground. I saw a sheaf of stone in the ground. अब यहां पर देखिए ये क्या लिखा है, शीफ किसका, स्टोन का, है ना। तो यहाँ आपका क्या है, कभी कभी क्या होता है वो आपको कंफ्यूज करने का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जो स्टोन होता है गार्बेज होता है, स्टोन होता है गार्बेज होता है, इनका भी अपना एक ढेर होता है, क्या होता है, ढेर होता है। तो इनके ढेर को क्या कहा जाता है, इनका एक जो ढेर बन जाता है उसके ढेर को क्या कहा जाता है ना। एक आपका आपने लिखा हो गेहूँ या अनाज खेतों में लगे होते हैं, ढेर हो जाता है उनका भी, उसके ढेर को क्या कहा जाता है। तो दोनों का ही नाम क्या है, अलग अलग है। जैसे आपको कहा कि जो आपका गेहूं का ढेर है, गेहूं का ढेर लगा हुआ है खेतों के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, शीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, शीफ। और अगर आप कूड़े करकट का, पत्थरों का, इनका अगर कहीं आप ढेर देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हीप कहते हैं। क्या कहते हैं, हीप कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसी चीज को आपको कंफ्यूज करा जाएगा, इसी चीज पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम के अंदर। जैसे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे दिया, आई सॉ ए शीफ ऑफ स्टोन, तो शीफ स्टोन का नहीं होता, शीफ काहे का होता है, शीफ होता है अनाज का। तो यहाँ पर आपको स्टोन लिखा और उसके साथ में शीफ लिख दिया, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई सॉ ए हीप ऑफ स्टोन, हीप ऑफ स्टोन। इसी तरह से जैसे मैंने लिखा आई मेट ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो क्या गर्ल्स के ग्रुप को ग्रुप कहेंगे, नहीं, गर्ल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, गर्ल्स के ग्रुप को कहा जाता है क्या, बैवी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, बैवी। क्या लिख देंगे हम इसको, बैवी। तो ये हो जाएगा आई मेट ए बैवी ऑफ गर्ल्स, बैवी ऑफ गर्ल्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पर सही। तो हमें जो ग्रुप का नाम दिया जाता है, ग्रुप का नाम, इनके समूह का नाम जो दिया जाता है वो गलत दे दिया जाता है ना। तो ऐसे ग्रुप्स के नाम होंगे, ऐसे समूह के नाम होंगे जो मैं आपको लिखवाऊंगा, जो हम मेरी क्या होगी वोकैबुलरी में आप देख सकते हैं। वोकैबुलरी का सेशन होगा और नाउन की जो वोकैबुलरी होगी उसकी मैं पीडीएफ या तो आपको दे दूंगा या अपनी क्लास में ही मैं आपको लिखवा दूंगा। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर दो तरीके से आपके कलेक्टिव नाउन में क्वेश्चन आ सकता है, कलेक्टिव नाउन में दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक आपका जो ग्रुप का नाम होगा वो गलत दे देंगे, यहाँ पर ग्रुप का नाम जैसे हीप है तो वो शीफ लिख देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीप लिखना पड़ेगा। और जहाँ आपको बैवी लिखना है वहाँ वो ग्रुप लिख देंगे, तो आपको क्या लिखना है, ग्रुप ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसे कई और भी होते हैं, जैसे आप वॉली ऑफ स्टोन कह सकते हैं, जब हम फेंकते हैं वॉली ऑफ एरो कहते हैं, है ना। तो कई सारे ऐसे जो हमारे ग्रुप के नाम होते हैं जो हमने दिए हैं, और उन ग्रुप के नाम को हम अपने पीडीएफ में, या मैं आपको जब हमारी ये नाउन की क्लास खत्म हो जाएगी, नाउन की क्लास लगभग कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद मैं आपको इस तरह की वोकैबुलरी लिखवा दूंगा। ठीक है बच्चों। तो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कब हम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और कब हम कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये दूसरी चीज हमारे सामने आती है। तो ये दो चीज थी मैंने आपको जो आज समझाई हैं।
कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग, कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने आएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स का दे रहे हैं, एनडीए का, सीजीएल का, दो तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने आता है इसमें। एक, इनके ग्रुप का नाम अलग अलग लिख देते हैं, ग्रुप का नाम कुछ और होता है और वो कुछ और आपके सामने लिख देते हैं, तो वहाँ पर ग्रुप का नाम आपको सही करना होता है। दूसरा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे या प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। हमें ये भी कलेक्टिव नाउन में क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में मिल सकता है। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए, अब इसके बाद जो हमारा अगला नाउन है, इसके बाद हमारा अगला नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम थोड़ा आज समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों क्या होता है? मैं बोर्ड पर से ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, जिसको हम केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। फील ओनली वाले जो नाउन होते हैं वो हमारे कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फील ओनली वाले जो नाउन होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, फील ओनली वाले नाउन। देखिए, आप ऐसी कोई भी वस्तु जिसको आप क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा KNOWLEDGE, ये क्या लिखा है आपके सामने बच्चों? नॉलेज। क्या लिखा है? नॉलेज। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान है, वो उसको महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? भाई उसको महसूस ही तो कर पा रहे हो ना आप, महसूस ही तो कर पा रहे हो ना। तो जिस चीज़ को हम क्या कर पाते हैं, क्या आप मेरी नॉलेज को देख पा रहे हो? नहीं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको आप देख नहीं पाते, जिसको आप छू नहीं पाते, जिसको आप केवल और केवल महसूस कर पाते हो, केवल और केवल महसूस कर पाते हो। तो यहाँ पर मैंने नॉलेज लिखा, तो क्या आप मेरी नॉलेज को देख पा रहे हो? नहीं। नॉलेज को केवल आप क्या कर पा रहे हो? नॉलेज को केवल आप महसूस कर पा रहे हो। क्या कर पा रहे हो? महसूस कर पा रहे हो। ऐसे ही मैंने दूसरा शब्द लिखा, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, तो क्या आप मेरे एक्सपीरियंस को देख पा रहे हो? नहीं, एक्सपीरियंस को भी आप देख नहीं पा रहे। एक्सपीरियंस को भी आप क्या कर पा रहे हो? महसूस कर पा रहे हो। क्या कर पा रहे हो? महसूस कर पा रहे हो। क्या कर पा रहे हो? महसूस कर पा रहे हो। ऐसे मैंने लिखा, जैसे आप इस कोचिंग सेंटर के अंदर आए, पाई इंग्लिश क्लासेस में आप आए, तो पाई इंग्लिश क्लासेस में जब आए तो आपने यहाँ का क्या देखा? मैनेजमेंट देखा। क्या देखा? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक शब्द होता है, मैनेजमेंट। तो उस मैनेजमेंट को क्या आप देखोगे या आप सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से चलते हुए महसूस करोगे कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है? तो आप उसको केवल महसूस ही तो करोगे ना। ऐसा थोड़ी कोई यहाँ पर मैनेजमेंट बैठा है और आपने उसको देखा कि देखो मैनेजमेंट बैठा है और बड़ा अच्छा है। नहीं, मैनेजमेंट को केवल आप क्या करोगे? मैनेजमेंट को केवल आप महसूस करोगे। क्या करोगे? महसूस करोगे, है ना। तो जिस भी नाउन को आप केवल महसूस कर पाते हैं वो हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है वो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इस नाउन को आप कभी देख नहीं पाओगे, इस नाउन को केवल आप क्या कर पाओगे? महसूस कर पाओगे। यहाँ पर जैसे बेंच है, ये खाली बेंच है, इस पर 4-5 भूत बैठे हुए हैं, आत्माएं बैठी हुई हैं, आपको दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही ना। लेकिन है, यहाँ पर बैठी हैं, डरो मत, कोई नहीं बैठा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी आपके क्या होंगे, ऐसे नाउन होंगे जिनको आप केवल महसूस कर पा रहे हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, बहुत अच्छी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं पाते, और जिसको हम देख नहीं पाते उसको हम केवल महसूस ही कर पाएंगे, है ना। तो देख तो नहीं पाएंगे। जब हम किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे तो क्या उसको गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिनको हम गिन नहीं पाएंगे वो ना तो एक वचन हो पाएगा और ना ही वो बहुवचन हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कभी भी सिंगुलर नहीं बना सकते और कभी भी प्लूरल भी नहीं बना सकते। कभी भी सिंगुलर नहीं बना सकते और कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हुआ? सिंगुलर नहीं बना सकते। सिंगुलर नहीं बना सकते का क्या मतलब होता है कि इसके साथ में हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। और प्लूरल नहीं बना सकते, इसका मतलब क्या हुआ? कभी भी हम इसके साथ में ऐसे ए सफिक्स नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई ना। दूसरी बात आप नोटिस कर लीजिए इसको, वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका ही कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन
कॉमन नाउन के अलावा हम किसी भी नाउन को सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी उनमें से एक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम ना ही सिंगुलर बना सकते हैं और ना ही प्लूरल बना सकते हैं। नोटिस कर लीजिए जी। देखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे। दूसरा पॉइंट है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता। इस चीज़ को भी आप नोटिस कर लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये बात हुई हमारी आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचानते हैं ये भी हम बात करेंगे। कल अपनी जो कल की क्लास रहेगी उसमें ये बात करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे पहचानते हैं। लेकिन 2 पॉइंट मैंने आपको आज लिखवा दिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना ही सिंगुलर बना सकते हैं और ना ही प्लूरल बना सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए बच्चों, मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। बच्चों देखिए, वैसे तो बहुत से यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बहुत से टीचर ऐसे हैं और सारे टीचर सम्मानित हैं। अपने अपने क्षेत्र के सभी टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं केवल आपको पढ़ाने का काम करता हूँ। बीच में मुझे आपको जोक नहीं सुनाने हैं, बीच में मुझे आपसे मजाक नहीं करनी है, क्योंकि आपका भविष्य बहुत कीमती होता है। मुझे आपको केवल पढ़ाना है, बीच में ना ही कोई मजाक करनी है, ना ही आपको कोई जोक सुना के हंसाना है और ना ही आपका यहाँ दिल बहलाना है। मुझे केवल आपको क्या करना है, पढ़ाना है और आपके भविष्य को आपके अनुसार बनाना है। आप जो चाहते हैं वो बन जाएंगे, जो चाहते हैं आप वो बनेंगे। केवल एक दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है। आपका भविष्य आपकी मुट्ठी में है, आपका भविष्य आपकी मुट्ठी में है। अब देख लीजिए कि आपको आगे क्या करना है। देखिए, मैं केवल आपको पढ़ाऊंगा, इसके अलावा ना मजाक और ना ही कोई जोक, ना ही हंसी, कुछ नहीं। केवल आप पढ़ें। मेरी क्लास में जितने भी सेकंड आपको मिल रहे हैं, उन सेकंड में केवल आप उसको यूटिलाइज़ करें, आप उनको केवल पढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जब तक मैं नई वीडियो अपनी डालता हूँ अपने चैनल पे, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम। अपना ध्यान रखिएगा। मैं रोज़ आपसे ये बात कह रहा हूँ कि कोरोना स्प्रेड हो रहा है, तो अपना ध्यान रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय, नमस्ते।